आज का टॉपिक है बौद्धिकता निर्माण संबंधी विवेचित संदर्भ। तो इसके सापेक्ष हमारे पास दो चैप्टर हैं। पहला है कि बुद्धि और दूसरा होगा बुद्धि का मापन। तो अभी हम कवर करेंगे बुद्धि इस वाले चैप्टर में। तो आप लोग बुद्धि से क्या समझते हैं? सबके पास बुद्धि होती है, नॉलेज होता है, लेकिन उस बुद्धि को परिभाषित कैसे करते हैं, या बुद्धि का मतलब क्या होता है, नॉलेज का मतलब क्या होता है? तो बुद्धि सबके पास होती है, किसी के पास ज्यादा बुद्धि होती है, किसी के पास कम बुद्धि होती है। मापने के तरीके भी अलग होते हैं। तो बुद्धि जिसको हम मापते हैं आईक्यू लेवल पे, आईक्यू लेवल आपका 140 है, 130 है, 20 है, 70 है, तो इसी से आपके बारे में संदर्भित किया जाता है कि आपकी बुद्धि किस तरीके की है। तो बुद्धि एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को समझता है और उनके अनुसार अपने व्यवहार में यथोचित परिवर्तन करता है। बुद्धि के सहारे ही वह विभिन्न समस्याओं को सुलझाकर व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। किसी के पास ज्यादा बुद्धि है, वो परिस्थितियों को अपने हिसाब से समझेगा। मान लीजिए हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। तो अगर ए की आईक्यू लेवल 140 है, मतलब प्रखर बुद्धि वाला है। ये सारे वर्गीकरण हम आगे पढ़ेंगे। प्रखर बुद्धि कौन होता है, प्रतिभाशाली बुद्धि कौन होता है, मंद बुद्धि कौन होता है, ये सारे वर्गीकरण हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि ए की बुद्धि 140 है और बी की बुद्धि है 80 है आईक्यू लेवल, तो दोनों का समस्या को समझने में अलग अलग व्यक्तित्व होगा। अलग अलग परिस्थितियों को अलग अलग अपने हिसाब से समझेंगे, और जिस हिसाब से समझ रहे हैं उसी हिसाब को, या जो समझा अपने लेवल पे, अपनी आईक्यू लेवल से, उसी के हिसाब से अपनी समस्या को समाधान करेगा। तो बुद्धि बेसिकली सामान्य योग्यता है, सबके अंदर होता है। किसी के अंदर ज्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। बुद्धि हमारी जन्मजात भी होती है या और अर्जित भी होती है। मतलब यूं कह लें कि इनहेरिडिटी का भी इफेक्ट पड़ता है बुद्धि पे। और अर्जित मतलब जो हम अर्जन करते हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो बुद्धि जो है वो पर्यावरण और इनहेरिडिटी, वंशानुक्रम, दोनों का मिक्सचर। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की डेफिनेशन दिया, सबका डेफिनेशन अलग अलग है। एक एक करके देखते हैं। कि जैसे बर्ट ने कहा कि बुद्धि सापेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजक करने की जन्मजात योग्यता है। इन्होंने अर्जित योग्यता योग्यता के बारे में बर्ट ने नहीं बताया। बर्ट ने कहा कि नवीन परिस्थितियों में अभियोजक करने की जन्मजात परिस्थिति या जन्मजात योग्यता, मतलब इनहेरिडिटी को इन्होंने ज्यादा फोकस किया। गाल्टन ने कहा कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि जो है किसी समस्या को पहचानने और उस समस्या से क्या सीखते हैं, तो सीखने की शक्ति है। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। मतलब हम जिस चीज को सीख रहे हैं, जितनी जल्दी से ग्रैस्प कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वही हमारी बुद्धि है। क्रूज के अनुसार बुद्धि नई तथा विभिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। और टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि बुद्धि है क्या। बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुद्धि जन्मजात भी हो सकती है और वंशानुक्रम या वंश से प्राप्त होती है। तो जन्मजात या वंश दोनों एक ही चीजें हैं। तो पहली चीज तो यह है कि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है, या इनहेरिडिटी होती है, या वंशानुक्रम होती है, या वंश से प्राप्त होती है। आगे जब हम एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत बुद्धि के पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि बुद्धि वंशानुक्रम भी होती है, बुद्धि अर्जित भी होती है। तो ये सारी चीजें देखेंगे अभी। लेकिन पहली विशेषता यह है कि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है। दूसरा विशेषता यह बुद्धि का कि बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार का संगठन करता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि अतीत के अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है।
मतलब जो आप पास्ट में किए हुए हैं, ठोकर खा कर की बुद्धि आना, वही है कि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। आप पास्ट में किए गए, पूर्व में किए गए कार्यों को किस तरीके से फ्यूचर में यूज करते हैं, वो यही है। पांचवा कह रहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन और बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में चिंतन कर सकता है। मतलब जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में भी हम चिंतन कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा। बुद्धि जो है विभिन्न योग्यताओं का समूह है, जैसे कि कुछ जनरल फैक्टर होते हैं, कुछ स्पेशल फैक्टर होते हैं, तो उनका समूह ही बुद्धि है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है, जो आप लोग करते ही हैं। लिंग भेद के कारण बुद्धि में भेद नहीं दिखाई पड़ता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, सीटेट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना करके पूछे जाते हैं जो लिंग भेद के कारण होते हैं। तो लिंग भेद का कोई भी योग बुद्धि पे नहीं पड़ता, जैसे कि पूर्वाग्रह है या सामाजिक रूढ़ियां है कि लड़कियां रटने में तेज होती हैं, लड़के समझने में तेज होते हैं, तो ये सब पूर्वाग्रह है, सामाजिक रूढ़ियां हैं, भ्रांतियां हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। लिंग भेद कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है बुद्धि पे। बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि एक खंड का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत, त्रिखंड का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत। अभी हम 5 बुद्धि के सिद्धांत पढ़ते हैं इसमें। उसके बाद जब बुद्धि के परीक्षण पढ़ेंगे तो उसमें और तरीके की बुद्धि को पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा उद्देश्य यह है कि सारे बुद्धि अगर एक साथ आपको पढ़ा दिए जाएंगे तो आप सारे कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन बुद्धि किसने दिया या किस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था और हर एक बुद्धि के सिद्धांत में क्या कहा गया। तो अभी हम बुद्धि के 5 सिद्धांत पढ़ेंगे, एक एक करके देखते हैं। कि पहला है बुद्धि का एक खंड सिद्धांत। तो आप लोग याद रखिएगा, हमेशा ये याद रखिएगा, चाहे सीटेट का पेपर देने जा रहे हो चाहे यूपी टेट का, कि एक खंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक बीने और टर्मन है। एक खंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक साइमन बीने और टर्मैन है। और टर्मैन के साथ साथ एक इनके लैबटेक थे, लैब असिस्टेंट थे, जिनका नाम स्टर्न था। तो इस तरीके से एक खंड बुद्धि कारक के जन्मदाता या प्रतिपादक बीने, टर्मैन और स्टर्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर आता है। और इन्होंने ये कहा कि बुद्धि जो है वो अखंड है, मीन्स अविभाज्य है। बुद्धि एक ही है, उसके कोई फैक्टर नहीं है, अलग अलग तरीके का खंड नहीं है इसमें। एक ही खंड है, अविभाज्य है, उसकी विभाजिता नहीं हो सकती। और योग्यताओं के विभिन्न परीक्षणों द्वारा यह सिद्धांत असत्य कर दिया गया कि बुद्धि एक खंड नहीं है, बुद्धि बहुत सारे खंडों से मिल करके बना हुआ है। तो टर्मन बीने और स्टर्न का जो एक खंड सिद्धांत था, आगे चल के ये गलत साबित कर दिया गया। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक बीने, टर्मैन और स्टर्न। द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक, तो द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। स्पीयरमैन स्पीयरमैन इज नोन एज द फादर ऑफ द्विखंड सिद्धांत, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है, जो सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के नाम से जानी जाती है। सामान्य बुद्धि को हम जनरल बुद्धि भी, जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल नॉलेज या जनरल फैक्टर भी कहते हैं, और विशिष्ट बुद्धि को स्पेशल फैक्टर बोलते हैं। इसीलिए द्विखंड सिद्धांत को जीएस थियरी भी कहा गया। द्विखंड सिद्धांत को जीएस थियरी भी कहा गया। क्यों? क्योंकि कि ये 2 खंड से मिलकर बने हुए हैं, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। और द्विखंड के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। जो द्विखंड सिद्धांत है उसमें पहला फैक्टर था जनरल फैक्टर और दूसरा था स्पेशल फैक्टर, इसलिए उनका नाम जीएस रखा गया। तो जनरल फैक्टर के बारे में कुछ बातें इस तरीके से कही गई कि स्पीयरमैन ने जी कारक को मानसिक ऊर्जा कहा। जी कारक को मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा कहा। अर्थात सभी मानसिक कार्य के लिए जी कारक अनिवार्य है।
मतलब दो तरीके के काम होते हैं, एक फिजिकल वर्क होता है, एक मेंटल वर्क होता है। फिजिकल वर्क जैसे आप दौड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, खेत में हल जोत रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं, तो वो फिजिकल वर्क है। मेंटल वर्क वो होता है जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे मेंटल प्रेशर लग रहा है, मेंटल वर्क हो रहा है, या कोई ऐसा काम जहां पे दिमाग का यूज हो रहा है, तो वो हमारा मेंटल है। तो स्पीयरमैन ने कहा कि जी कारक जो है वो बेसिकली मेंटल वर्क के लिए है, मानसिक कार्य के लिए जी कारक अनिवार्य है। और इसकी मात्रा मतलब जनरल फैक्टर की मात्रा हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है। इसी कारण हर एक व्यक्ति की मानसिक कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। दूसरा ये कहा गया कि यह कारक जो है व्यक्ति में जन्मजात होती है, मतलब इनहेरिटेंस वाली कहानी, कि जी फैक्टर जो होता है वो जन्मजात होता है। यह व्यक्ति में सदैव एक सा रहता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंज नहीं होता जनरल फैक्टर में, हमेशा एक सा रहेगा। इस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपका जो जनरल फैक्टर है, तो जी फैक्टर में ये कहा गया कि मानसिक काम करने की शक्ति है, और इस पे किसी ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप लोग खुद देख सकते हो क्या कि पढ़ते 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 क्या मेरी मानसिक शक्ति नहीं बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। तो ये कहानी गलत हो गई कि प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये गलत है, लेकिन स्पीयर हाँ डिस्कनेक्ट हो रहा है, नहीं कनेक्ट हो गया। हाँ मेरे वहां तो नेटवर्क नहीं जाता यार, बहुत गुस्सा लगता है। हेलो, यस सर। दिखाई दे रहा है? हाँ सर। नहीं सर। जनरल फैक्टर दिखाई दे रहा है? हाँ नहीं सर, सर, थोड़ा कीजिए। क्या चीज? अरे खुद भी। हो गया सर। यस सर। ओके, सो हम बात कर रहे थे जनरल फैक्टर में। तीसरे पॉइंट में ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति में जनरल फैक्टर की मात्रा अलग अलग होती है, परंतु निश्चित मात्रा होती है। अर्थात किसी की मानसिक क्षमता अधिक तो किसी की मानसिक क्षमता कम होती है। और ये कहा गया कि जिस व्यक्ति में जनरल फैक्टर जितना ज्यादा होगा वो व्यक्ति उतना ही सफल हो सकता है। और साथ साथ में ये भी कहा गया कि जनरल फैक्टर स्थानांतरण हो सकता है, जनरल फैक्टर का स्थानांतरण हो सकता है। तो ये सारे जी फैक्टर के बारे में बात कही गई है। अब देखते हैं एस फैक्टर में क्या है। सो एस फैक्टर जन्मजात नहीं होता, जो कि आपने जी फैक्टर में पढ़ा कि जी फैक्टर जो है वो जन्मजात है, लेकिन एस फैक्टर जन्मजात नहीं है। एस फैक्टर जो है वो अर्जित है, जिसमें बच्चा खुद अर्जित करता है विभिन्न माध्यम से। अतः इसी शिक्षण या अनुभव द्वारा ये कहा गया कि इसे अर्जित फैक्टर मतलब अर्जित नॉलेज, जिसे एस फैक्टर या एस कारक बोला गया, इसको शिक्षण द्वारा या विभिन्न अनुभव द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग डीएलएड कर रहे हो तो डीएलएड करके अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो, अपने स्पेशल फैक्टर को बढ़ा रहे हो, यह आपकी अर्जित है। आप जितना ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ोगे उतना ही स्पेशल फैक्टर आपका स्ट्रांग। दूसरा ये कहते हैं कि यह कारक अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र है। स्पेशल फैक्टर किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गाना गाना आता है तो उसके साथ साथ उसे चित्रकारिता भी आ सकती है।
अगर किसी को सिंगिंग पसंद है तो उसे आर्ट भी पसंद हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये स्पेशल फैक्टर सब में अलग अलग होगा। जैसे आप पढ़ने वाले हो तो आपका स्पेशल फैक्टर पढ़ाकू होगा, कोई डांस करने वाला है तो उसका स्पेशल फैक्टर डांस का होगा, कोई सिंगिंग वाला है तो उसका स्पेशल फैक्टर सिंगिंग का होगा। लेकिन ये दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं स्पेशल फैक्टर, सारे स्पेशल फैक्टर अलग अलग होते हैं। इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे आप पढ़ने वाले हैं और आप गाना भी गाना जानते हैं, तो आपका पढ़ने वाला स्पेशल फैक्टर आपके गाने वाले स्पेशल फैक्टर को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है। यह कारक विभिन्न व्यक्ति में भिन्न भिन्न और अलग अलग मात्रा में होता है। बिल्कुल, जनरल फैक्टर भी अलग अलग होता है, स्पेशल फैक्टर भी सब में अलग अलग होता है। यह एक कारक का स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में नहीं हो सकता। मतलब एस फैक्टर जो है वो एक विषय से दूसरे विषय में इसका स्थानांतरण नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसे गाना आता है उसे पेंटिंग करना भी आए, और ये भी नहीं जरूरी है कि जिसे गाना आता है उसे पेंटिंग करना ना आए। मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा एक दूसरे के ऊपर। तो आप लोग बस एक बात ध्यान में रखिए कि जी फैक्टर जो होता है वो वंशानुक्रम होता है, जन्मजात होता है, और एस फैक्टर जो होता है वो अर्जित होता है। तो ये थे हमारे द्विकारक सिद्धांत, ये द्विखंड सिद्धांत जिसके प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। एक कारक सिद्धांत जिसके प्रतिपादक कौन थे? एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बिने स्टर्न और एक कारक सिद्धांत बिने टर्मन एंड स्टर्न थे, द्विकारक के स्पीयरमैन, और त्रिकारक या त्रिखंड सिद्धांत देखते हैं। त्रिखंड सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया। यहां पे गलत हो गया है, आप लोग थोड़ा स्पीयरमैन कर लीजिएगा, दिस वन इज ए स्पीयरमैन। तो त्रिखंड कारक के सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन ही थे। बाद में इन्होंने बोला कि द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक करने के बाद इन्होंने बुद्धि का एक और खंड बताया जिसे सामूहिक खंड का नाम दिया। एक वो जनरल फैक्टर था जी कारक, दूसरा स्पेशल फैक्टर एस कारक, और तीसरा जो नाम दिया उसे सामूहिक खंड या सामूहिक खंड का नाम दिया। इसलिए इन्होंने इस खंड में ऐसी योग्यताओं का स्थान दिया जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यता से निम्न होते हैं। तो द्विखंड और त्रिखंड दोनों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है। अगला है समूह कारक सिद्धांत। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए, कि समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो समूह कारक का सिद्धांत कैली और थर्स्टन ने दिया था। बहुत बार पूछा गया है कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कैली और थर्स्टन थे। और इसमें थर्स्टन ने कहा कि बुद्धि ना तो जनरल फैक्टर है और ना ही स्पेशल फैक्टर है, ना ही जी कारक है, सामान्य कारक है, और ना ही विशिष्ट कारक है या स्पेशल कारक है, बल्कि कुछ मौलिक कारकों का समूह में कार्य कर की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। दो या दो से अधिक मूल्य कारक मिलकर समूह बनाते हैं जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। थर्स्टन ने कहा कि ना तो दो कारक है ना तो तीन कारक है, इसमें बहुत सारे कारक है समूह में, और सारे मिलकर के एक व्यक्ति के बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। समूह कारक में बहुत सारे कारक है जो मिलकर के बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, और ये प्रतिपादन दिया था कैली और थर्स्टन ने। नेक्स्ट वन, थर्स्टन ने बुद्धि के मूल कारक बताए जो बहुत सारे कारक थे। वो इस तरीके से थे कि पहला आपकी शाब्दिक योग्यता हो सकती है, जो बहुत सारे कारक हैं उसमें पहला कारक है वर्बल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता। दूसरा प्रत्यक्षीकरण की योग्यता। तीसरा दैशिक योग्यता।
आंकिक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्मृति शक्ति मेंटल पावर, शब्द प्रवाह, तर्क शक्ति। तो ये 7 कारक मिल करके थर्स्टन ने कहा समूह कारक सिद्धांत में कि ना तो जनरल फैक्टर होगा ना स्पेशल फैक्टर होगा, ये बहुत सारे फैक्टरों को मिला करके बुद्धि बनेगी। और वो बहुत सारे फैक्टर कौन कौन से थे? वो बहुत सारे फैक्टर यही 7 फैक्टर थे जिनको मिला करके थर्स्टन ने बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया या समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है कि बुद्धि के प्रकार। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग बुद्धि के प्रकार बताए, लेकिन थॉर्नडाइक ने बुद्धि को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और तीसरा है यांत्रिक बुद्धि, जिसे गामक बुद्धि, डायनेमिक। तो अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गामक बुद्धि, इन तीनों बुद्धियों का वर्गीकरण थॉर्नडाइक ने किया अपने बुद्धि के प्रकार में। अमूर्त बुद्धि आप लोग सबको पता है कि अमूर्त शब्द किस शब्द के परिप्रेक्ष्य में यूज होता है। तो अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन की प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होता है। जैसे गणित के सूत्रों को हल करने में अमूर्त बुद्धियों का उपयोग होता है। हमेशा जितने भी गणित के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सब में अमूर्त होगा, क्योंकि कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप लोग कहते हैं माना कि, पहले ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अमूर्त बुद्धि वही है कि जिनके प्रति रुझान पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती, तो वो हमारी अमूर्त बुद्धि है। दूसरी है सामाजिक बुद्धि, समाज के प्रति। तो सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की अवस्था से है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को समाज के अनुकूल व्यवस्थित कर लेता है। सामाजिक बुद्धि के कारण व्यक्ति दूसरे को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो पहला था अमूर्त बुद्धि, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी होगी। दूसरी थी सामाजिक बुद्धि, जिसमें आप समाज के प्रति मेल जोल की भावनाओं को विकसित करेगा, तो वो हमारी है सामाजिक बुद्धि। और तीसरी है गामक या यांत्रिकी या डायनेमिक बुद्धि। तो यांत्रिक योग्यता सहायता से अपने यांत्रिकी पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों के समान सुव्यवस्थित कर लेता है। जिन बालक में यह शक्ति होती है उनमें प्रारंभिक काल से ही दिखाई पड़ने लगता है, वह अपने खिलौनों, घड़ी या साइकिल को खोलकर ठीक करने का प्रयास करते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर कुशल कारीगर, मिस्त्री या इंजीनियर बनते हैं। तो गामक यांत्रिकी, यांत्रिकी मतलब यंत्र ही से समझो, या फिर डायनेमिक पर्सनालिटी आप लोग जैसे पढ़े हो, तो डायनेमिक जिसका दिमाग कई सारे स्थानों पे चलता है। तो गामक बुद्धि या यांत्रिकी बुद्धि वो बुद्धि होती है जिसमें बच्चा आगे चल के कुछ यांत्रिकी वाला काम करता है। यांत्रिकी मतलब यंत्र से रिलेटेड काम करता है, और ऐसे बच्चों की प्रतिभाएं शुरू में ही दिख जाती हैं खेल खिलौने के समय ही। तो ये थी हमारी गामक बुद्धि या यांत्रिकी बुद्धि। तो ये आपकी बुद्धि का वर्गीकरण था, 3 तरीके की बुद्धि जिनको थॉर्नडाइक ने किया था। गामक बुद्धि या यांत्रिकी बुद्धि, जिसमें बच्चा यंत्र के प्रति बहुत ही प्रभावित होता है और वो अपने खेलों को, खिलौनों को, सामानों को खोलकर सही करने की सोचता है। दूसरा था सामाजिक बुद्धि, जिसमें वो समाज के प्रति अपने मेल जोल की भावनाओं को बढ़ाता है। और पहला था हमारा अमूर्त बुद्धि, मतलब अगर वो कोई भी पर्सनल लाइफ रिलेटेड या पब्लिक लाइफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए अमूर्त बुद्धि का ही उपयोग करता है। और ये बेसिकली गणित के सूत्रों को हल करने में अमूर्त बुद्धि का उपयोग किया जाता है। तो इतने थे आपके बुद्धि, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के मापन के तरीके हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में। तो अब तक का हमारा इतना लेक्चर।